हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जिसका चैप्टर नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, आपने अगर चैप्टर नंबर थर्ड के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन पार्ट्स को पढ़ लीजिए। अगर आपने फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ से आप उन चैप्टर को पढ़ लीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो। अगर आपको मेरे सब्जेक्ट यानी जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए आपको 1 साल के लिए 199 रुपये देने होंगे। उसके बाद आपको सभी प्रकार की पीडीएफ और जितने भी मल्टीपल चॉइस वाली पीडीएफ होंगी और जितने भी मॉडल पेपर वाली पीडीएफ होंगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका जो वीडियो नंबर फिफ्थ है, जिसमें आपका टॉपिक कवर करेंगे सेल ऑफ ड्रग और उसके बाद ड्रग प्रोहिबिटेड इन इंडिया, यानी ड्रग के सेल के बारे में बताएंगे और उसके बाद कौन कौन सी ड्रग इंडिया के अंदर बैन है यानी प्रोहिबिटेड हैं। तो दोस्तों पीछे स्क्रीन लगी हुई है। तो पहला टॉपिक है सेल ऑफ ड्रग, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। सेल ऑफ ड्रग वह प्रोसेस जिसके द्वारा ड्रग को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। यानी दोस्तों सेल मीन्स होता है किसी चीज़ को बेचना। तो इसमें इसी बात को हमने लिखा है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा ड्रग को मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। यानी जो ड्रग तैयार करता है उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को कहते हैं ग्राहक। यानी जो ड्रग तैयार करता है वहाँ से ड्रग को ग्राहक तक पहुँचाने की प्रक्रिया को सेल ऑफ ड्रग कहा जाता है। फिर इसमें पॉइंट एक ऐड किया है, 1940 से पहले जो 1940 है उससे पहले इंडिया में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे। हमने आपको प्रीवियस में भी बताया था कि 1940 से पहले इंडिया के अंदर कोई प्रॉपर रूल और रेगुलेशन नहीं थे। ड्रग की सेल से रिलेटेड, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं थे। फिर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया, जिसने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए ड्रग की सेल से रिलेटेड, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। उसके बाद इसने बताया कि जिस पर्सन के पास लाइसेंस होगा वही पर्सन ड्रग को सेल कर पाएगा। जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, इस एक्ट ने बहुत सी बातों को बताया कि जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा वह ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, जिसके पास लाइसेंस नहीं होगा वह ड्रग की सेल नहीं कर सकता। तो यह टॉपिक आपका सेल ऑफ ड्रग का रिलेटेड है। यानी जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आया उसने अपने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बताए और उसके द्वारा ही ड्रग की सेल की जाती है। उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन के द्वारा ड्रग की सेल की जाती है। तो आपको बताया कि सेल ऑफ ड्रग क्या होता है, यानी मैन्युफैक्चरर से ड्रग को कंज्यूमर तक पहुंचने की प्रक्रिया को सेल ऑफ ड्रग कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ टाइप होते हैं सेल ऑफ ड्रग के, यानी जो ड्रग होती है उसको कितने प्रकार से सेल किया जाता है। तो इसके हमने 2 टाइप लिखे हैं। एक होता है होल सेल ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की होल सेलिंग करना, और उसके बाद होता है रिटेल सेल ऑफ ड्रग, ड्रग की रिटेलिंग करना। तो पहला है होल सेल ऑफ ड्रग। क्या होता है, देखिए जिसके पास होल सेल का लाइसेंस होता है वह डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ड्रग को लेकर छोटे छोटे रिटेलर के पास पहुंचाता है। दोस्तों होल सेल का लाइसेंस जिसके पास होता है वह पर्सन डायरेक्टली इंडस्ट्री से ड्रग को लेता है। जो ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहा है वहाँ से डायरेक्टली ड्रग को खरीदता है। उसके बाद वह अपने से नीचे छोटे छोटे जो रिटेलर होते हैं उनके पास तक ड्रग को पहुँचाता है, तो जिसको कहा जाता है होल सेलर। और उसके बाद कुछ कंडीशन होती हैं, यानी जब कुछ लाइसेंसिंग जो अथॉरिटीज़ होती हैं वह आपको होल सेल का लाइसेंस क्यों देती हैं और कौन कौन सी कंडीशन पर आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं। तो उन कंडीशन को हमने लिखा है कि किस कंडीशन में आपको होल सेल का लाइसेंस दिया जाता है। तो उसका पहला पॉइंट है अलग अलग शेड्यूल की क्लास की ड्रग्स की सेल के लिए अलग अलग लाइसेंस दिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो आपके हमने शेड्यूल पढ़ाए हैं प्रीवियस वाली वीडियो में
उसमें आपको हमने शेड्यूल के बारे में अच्छे से बताया है। तो दोस्तों जो जो शेड्यूल हैं, अलग अलग शेड्यूल की ड्रग के बारे में बताया हमने। तो जो भी आपके अलग अलग शेड्यूल हैं उनका अलग अलग लाइसेंस दिया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। जैसे शेड्यूल सी और C1 का लाइसेंस अलग होगा आपके पास होलसेल का। उसके बाद अगर आप शेड्यूल एक्स और एच की ड्रग को यानी होलसेलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद लाइसेंसी के पास 10 स्क्वायर मीटर यानी 10 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब आपको होलसेल लाइसेंस तब दिया जाएगा जब आपके पास 10 मीटर स्क्वायर की जगह होगी, जहां पर आप ड्रग को स्टोर कर पाएंगे, उनकी स्टोरेज प्रॉपर कर पाएंगे, तभी आपको लाइसेंस दिया जाएगा। और उसके बाद उसके पास ड्रग की स्टोरेज की सुविधा होना चाहिए। यानी ऐसा थोड़ी ना है आपके पास स्टोरेज की सुविधा भी नहीं है और आपको लाइसेंस दे दिया जाए। पहले आपकी जगह चेक की जाएगी, प्रीमिसेस को चेक किया जाता है कि आपके पास 10 मीटर स्क्वायर की जगह होनी चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। और होलसेलर ऐसे लोगों को मेडिसिन नहीं बेचेगा जिसके पास प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन नहीं है। यानी आप होलसेलर हैं, आप ऐसे लोगों को मेडिसिन नहीं देंगे। यानी ऐसे मेडिकल स्टोर जो स्टोर होते हैं जिनके पास प्रॉपर स्टोरेज नहीं होती है, प्रॉपर जगह नहीं होती है, तो उनको आप ड्रग नहीं बेचेंगे। ऐसी आपको कंडीशन बतानी पड़ती है। यानी जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आपको कंडीशन फुलफ़िल करनी होती है कि आप एक होलसेलर हैं, आप अपने से नीचे जब रिटेलर को ड्रग देंगे तो उसके पास तभी ड्रग को पहुंचाएंगे जब उसके पास प्रॉपर स्टोरेज होगी और प्रॉपर उसके पास प्रीमिसेस होगी यानी जगह होगी, और लाइसेंस भी लगा होगा जहां पर आप ड्रग को स्टोर कर रहे हैं। यानी इसका मीन्स है जब आप होलसेलर हैं, आपने किसी भी इंडस्ट्री से मेडिसिन खरीद ली, यानी ज़्यादा मात्रा में मेडिसिन ले ली, और आपने जहां पर भी मेडिसिन स्टोर की हैं तो वहां पर आपका होलसेल का लाइसेंस डिस्प्ले होना चाहिए, लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बता दो किसी को कि मेरा लाइसेंस घर पे है और दुकान मेरी यहाँ पर है होलसेल की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका लाइसेंस सभी के सामने डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको होलसेल का लाइसेंस दिया जाता है। फिर उसके बाद करते हैं जो आपका होता है रिटेल सेल ऑफ ड्रग। तो रिटेल सेल ऑफ ड्रग का पता ही होगा आपको क्या होता है। यानी रिटेलर वे होते हैं जो होलसेलर से मेडिसिन को खरीदते हैं या किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं और उसके बाद वह कंज्यूमर तक, लोगों तक पहुंचाते हैं। कंज्यूमर मीन्स ग्राहक तक पहुंचाने का वर्क करते हैं, जिसको कहते हैं रिटेलर। तो रिटेलर के लिए क्या आपके लिए वो होनी चाहिए कंडीशन, किस कंडीशन में आपको रिटेल का लाइसेंस दिया जाएगा। तो उसके लिए पहला पॉइंट है फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एन। अगर आपने शेड्यूल एन नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वाली वीडियो को पढ़ लीजिए, हमने उसमें पढ़ाया है। शेड्यूल एन के अंदर हमने बताया है कि जो आपकी फार्मेसी होती है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। तो उसमें जो आपके शेड्यूल एन है, शेड्यूल एन की जितनी भी कंडीशन है, आपकी जो फार्मेसी है वह उसको फुलफिल करती हो, उसके बाद ही आपको रिटेल सेल का लाइसेंस दिया जाएगा। और जो रिटेलर होता है वह ड्रग को केवल लाइसेंस वाले होलसेलर से ही ड्रग को लेगा। यानी इस बात का कहने का मतलब है आप रिटेलर हो, आप ऐसे होलसेलर से ड्रग को नहीं परचेज करेंगे जिसके पास लाइसेंस नहीं है। आपको ऐसे होलसेलर से ड्रग को खरीदना है जिसके पास लाइसेंस है। तो इस कंडीशन में आपको रिटेल सेल का लाइसेंस दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है यदि वह शेड्यूल सी और C1 की ड्रग को बेचता है तो उसको अलग लाइसेंस लेना होता है। जैसे आप मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे तो आपको दोस्तों अगर आप C और C1 शेड्यूल की ड्रग को बेचेंगे तो आपको अलग लाइसेंस लेना होता है। और यदि शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग को आप बेचेंगे तो उसके लिए आपको अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि जितने भी शेड्यूल होते हैं उनके अलग अलग लाइसेंस होते हैं। उसके बाद दोस्तों शेड्यूल एच एंड एक्स क्लास की ड्रग को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से नहीं बेचना है। ये बात आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स की ड्रग हैं उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से ड्रग को नहीं बेचना है। और उसके बाद बात की गई है उसको ड्रग्स को ऑल रिकॉर्ड 2 ईयर, यानी
जो आपका रिटेलर होता है यानी जो फार्मासिस्ट होता है, जो मेडिकल स्टोर ओपन किए होता है, उसको ड्रग का 2 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। अगर फार्मेसी में वह कोई ड्रग बेचता है तो उसका रिकॉर्ड उसको 2 साल तक स्टोर करके रखना होता है। तो हमने आपको बताया होल सेल ऑफ ड्रग किस प्रकार से क्या होता है और उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, और रिटेल सेल ऑफ लाइसेंस के लिए यानी आपको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती हैं उसके बारे में हमने बताया। उसके बाद बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में यानी क्या होता है, यह इस प्रकार का लाइसेंस होता है, जो आपका रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है यह इस प्रकार का लाइसेंस होता है जिसमें पर्सन ना तो C1 जो आपका शेड्यूल होता है और ना आपको शेड्यूल X की ड्रग बेचना होता है। जो आपका रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिया जाता है यह सिंपल ड्रग के लिए दिया जाता है, जैसे कुछ ड्रग्स हो गई, पैरासीटामोल हो गई, और कुछ एनाल्जेसिक ड्रग होती हैं, एंटीसेप्टिक वाली ड्रग होती हैं, इनको बेचने के लिए ही केवल लाइसेंस दिया जाता है। इसमें ना तो आप शेड्यूल C की ड्रग को बेच सकते हैं, ना शेड्यूल C1 की ड्रग को बेच सकते हैं, ना शेड्यूल X की ड्रग को बेच सकते हैं, और ना शेड्यूल H वाली क्लास की ड्रग को आप बेच सकते हैं। जो सिंपल ड्रग्स होती हैं, जो एंटीसेप्टिक ड्रग्स होती हैं, कुछ ऑइंटमेंट होते हैं, उन्हीं को आप बेच सकते हैं। तो इस प्रकार का जब लाइसेंस दिया जाता है तो उसको कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। और इसके अलावा जो नॉर्मल टाइप की ड्रग होती हैं उनको ही बेचना यानी बेचना होता है, जो नॉर्मल होती हैं। उसके बाद इस लाइसेंस को फॉर्म नंबर 20A और 21A में दिया जाता है। यानी जो आपका फॉर्म नंबर 20A होता है और उसके बाद फॉर्म नंबर 21A में इस लाइसेंस को दिया जाता है, जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है। और रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस कौन सी कंडीशन में दिया जाता है उसके कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं। तो इसमें क्या पॉइंट्स लिखा है? प्रीमिसेस वेल प्रिपेयर होना चाहिए, यानी जो आपका मेडिकल स्टोर है वह वेल प्रिपेयर होना चाहिए। और उसके बाद लाइसेंस को डिस्प्ले करना है, यानी जो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसको आपको अपने मेडिकल स्टोर में आपको डिस्प्ले करना है। और आपको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में आपको कौन कौन सी परमिशन होती है कि आप किन ड्रग को आप डिस्पेंस कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल को हमने लिखा है। तो इनका एग्जाम्पल है जैसे पैरासीटामोल को आप बेच सकते हैं, एनाल्जेसिक बाम्स होते हैं उनको आप बेच सकते हैं, एंटासिड ड्रग्स आती हैं उनको आप बेच सकते हैं, और एंटीसेप्टिक जो क्रीम्स आती हैं उन्हीं ड्रग को आप बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस में आप इन ड्रग को बेच सकते हैं। और उसके बाद आपका टॉपिक आता है कुछ रिकॉर्ड टू बी कीप्ड इन फार्मेसी, यानी आपको फार्मेसी के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। यानी आप ड्रग को बेच रहे हैं तो आपको कौन कौन से किस प्रकार के रिकॉर्ड रखना है, उसी के बारे में आपका एक टॉपिक है, उसको हम बताएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे भी। तो रिकॉर्ड टू बी कीप्ड इन फार्मेसी, जितनी भी फार्मेसी में ड्रग डिस्पेंस की जाएंगी उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। यानी आपको पता भी होगा कि आप जब मेडिकल स्टोर में ड्रग को डिस्पेंस करेंगे यानी ड्रग को बेचेंगे तो उनका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना होगा। तो क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा, हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो पहला पॉइंट्स है सीरियल नंबर ऑफ एंट्री, यानी जहाँ पर आप एंट्री कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर आपको लिखना होगा। डेट ऑफ सप्लाई, यानी कौन सी डेट में आपने मेडिसिन को सप्लाई किया वह लिखना होगा। और उसके बाद प्रिस्क्राइबर नेम एंड एड्रेस, यानी जिसने भी ड्रग को प्रिस्क्राइब किया है उसका नेम और उसका एड्रेस लिखना होता है। 4th नंबर पर आपको पेशेंट नेम एंड उसका एड्रेस लिखना होता है रिकॉर्ड के अंदर। 5th पर नेम एंड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, यानी कौन कौन सी ड्रग को आपने डिस्पेंस किया और ड्रग की कितनी क्वांटिटी को आपने डिस्पेंस किया ये आपको लिखना होता है। 6 नंबर पर मैन्युफैक्चरर नेम, बैच नेम। दोस्तों इसमें लिखा है जो कि मैन्युफैक्चरर नेम और बैच नेम, इतना कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं लिखता है, बट इसमें कंडीशन बताई गई हैं कि मैन्युफैक्चरर नेम भी लिखना होता है और उसके बाद बैच नेम भी लिखना होता है। और लास्ट में आपको क्रेडिट बिल, यानी जो भी मेडिसिन का बिल बना है उसको भी रिकॉर्ड करके रखना होता है। फिर रिकॉर्ड ऑफ परचेसेज ऑफ ड्रग, यानी जब आप फार्मेसी के अंदर ड्रग को परचेस करते हैं
तो आपको कौन कौन से रिकॉर्ड बनाकर तैयार करके रखना होता है। यदि फार्मेसी के लिए ड्रग परचेज की जाती हैं तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होना चाहिए। यानी आप फार्मेसी के अंदर ड्रग को परचेज कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड प्रॉपर आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो उसमें क्या क्या रिकॉर्ड रखा जाता है। पहला पॉइंट है परचेज डेट, यानी कौन सी डेट पर आपने ड्रग को परचेज किया, आपको वह लिखना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ लाइसेंस फ्रॉम हुम ड्रग आर परचेज्ड, यानी जो भी आपने ड्रग परचेज की हैं उसका आपको नेम लिखना है और उसका एड्रेस लिखना है। यानी जिससे भी आपने ड्रग को परचेज किया उसका नेम लिखना है और उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है। ड्रग नेम क्वांटिटी, यानी ड्रग का नेम लिखना है, उसकी कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है आपको ये लिखना है। और मैन्युफैक्चरर नेम लिखना है। लास्ट में आपको परचेज बिल, यानी आपको परचेजिंग वाला बिल भी लिखना है कि कितने की आपने ड्रग को परचेज किया है। तो दोस्तों 2 टॉपिक आपके सिलेबस में थे इसलिए हमने इसको कवर किया। और उसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी ड्रग प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एंड सेल, यानी इंडिया के अंदर कौन कौन सी ड्रग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और सेल के लिए प्रोहिबिटेड हैं, जिनको आप ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है इसका मिसब्रांडेड, सुपीरियर और स्पूरियर एडल्ट्रेटेड ड्रग को आप ना तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और ना ही सेल कर सकते हैं। यानी दोस्तों जो मिसब्रांडेड मीन्स जिसका कोई ब्रांड नहीं है, और सुपीरियस मीन्स होता है जिसमें कोई मिस्टेक है ड्रग में, उसकी जो क्वालिटी होती है उसमें कोई मिस्टेक है। और अडल्ट्रेटेड मीन्स होता है उसमें कोई अदर सब्सटेंस मिक्स है, यानी जो अनडिज़ायरेबल है, जो नहीं होना चाहिए वह सब्सटेंस उसके अंदर ड्रग के अंदर मिला हुआ है। तो इस प्रकार की ड्रग इंडिया के अंदर ना तो मैन्युफैक्चर की जाएंगी और ना ही सेल की जाएंगी। फिर सेकंड पॉइंट है एक्सपायर्ड ड्रग को सेल नहीं किया जाता। जो होता है आपका एक्सपायर्ड ड्रग को इंडिया के अंदर ना तो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। मैन्युफैक्चर का मतलब जो भी मटेरियल अगर एक्सपायर हो गया है तो उसकी ड्रग तैयार नहीं की जाएगी। और उसके बाद जब ड्रग बनकर तैयार हो जाती है और वह एक्सपायर हो जाती है तो उसको इंडिया के अंदर ना ही सेल किया जाएगा। फिर पेटेंट ड्रग को कोई दूसरा पर्सन मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, यानी जिस ड्रग का पेटेंट है, पेटेंट आपको हमने पहले भी बताया था कि जो इंडस्ट्री होती है उसने अगर किसी ड्रग की खोज की तो भाई उसके पास पेटेंट लाइसेंस हो जाता है कि उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग केवल वही इंडस्ट्री कर सकती है। तो इसलिए दोस्तों जिन ड्रग का पेटेंट लाइसेंस होता है तो उसको कोई भी पर्सन ड्रग को तैयार नहीं कर सकता है। और 4th नंबर पॉइंट है जो डिसीज़ शेड्यूल जे के अंदर आती हैं। हमने बताया था आपको शेड्यूल जे, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे शेड्यूल जे क्या है। यानी जो भी डिसीज़ शेड्यूल जे के अंदर आती हैं तो उनको ठीक करने का जो आपका शेड्यूल जे है उसके अंदर जो भी डिसीज़ हैं उनको ठीक करने का जो भी ड्रग दावा करती है कि भाई शेड्यूल जे की ड्रग को, यानी जो शेड्यूल जे है उसकी डिसीज़ को ठीक कर देगी, तो उस प्रकार की ड्रग को ना तो बेचा जाएगा और ना ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यानी इसमें लिखा है जो डिसीज़ शेड्यूल जे के अंदर आती हैं उसके लिए ड्रग को सेल करना प्रोहिबिटेड है। और उसके बाद यदि ड्रग ये दावा करती हो कि बस शेड्यूल जे की डिसीज़ को ठीक कर सकती है, अगर ड्रग ये दावा करती है तो ड्रग को नहीं बेचा जाएगा और ना तो ड्रग को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। फिर पॉइंट है गवर्नमेंट की ड्रग्स को सेल नहीं किया जाएगा। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ड्रग्स आती हैं और बहुत सी ड्रग ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट होती हैं उनको नहीं बेचा जाएगा। और ऐसी ड्रग को ड्रग एंड कॉस्मेटिक के विरुद्ध आती हैं, यानी ऐसी ड्रग को मीन्स मतलब यानी ऐसी ड्रग जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के विरुद्ध आती हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो कंडीशन दी गई हैं वह ड्रग उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है, तो इस प्रकार की ड्रग को इंडिया के अंदर बेचा नहीं जाएगा। दोस्तों आपका जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का टॉपिक चल रहे थे वो थोड़ा सा आपके पीछे हो गए थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे और आपको हम चैप्टर 4 तक अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। तो अगर आपको मेरी PDF चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और आपको सभी PDF मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।